Hello everyone, this side Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of NFTL. एंड NFTL में जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ट्रांसमिशन लाइंस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टॉर्शन क्या होती है ट्रांसमिशन लाइंस में, हाउ अ डिस्टॉर्शन अकर्स एंड क्या होती है डिस्टॉर्शन, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एवरीथिंग अबाउट द डिस्टॉर्शन एंड द अटेनुएशन जो ट्रांसमिशन लाइंस को इफेक्ट करती हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, तो डिस्टॉर्शन जो होती है इन ट्रांसमिशन लाइन, द सिग्नल्स transmitted over transmission lines are mostly complex and consists of maximum frequency components। तो जितने भी सिग्नल्स हमारी ट्रांसमिशन लाइंस पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो मोस्टली कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं और उनमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। सो वाइल पासिंग थ्रू द डिस्टॉर्शन अकर्स इन द सिग्नल, तो जब वो सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में से पास ऑन करते हैं तो उसमें से क्या होती है, डिस्टॉर्शन अकर करती है और इसे मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अगर हम आइडियल ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें जो वेवफॉर्म रिसीविंग एंड पे रिसीव होती है, एंड ऑफ द लाइन पे जो रिसीव होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है उस सिग्नल की जो हमने ट्रांसमीटर एंड से भेजा हुआ होता है। किस लाइन में, आइडियल लाइन में। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन लेस लाइन या डिस्टॉर्शन फ्री लाइन। तो वो आइडियल सिस्टम में होता है, प्रैक्टिकल सिस्टम में इस तरह से नहीं होता है। लेकिन डिस्टॉर्शन जो होती हैं वो वेवफॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती ही करती हैं इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन अ कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म डू नॉट हैव द सेम अटेनुएशन एंड सेम डिले ड्यूरिंग प्रोपिगेशन। डिस्टॉर्शंस तो होती हैं लेकिन तब होती हैं अगर सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज उस सिग्नल में से, उस ट्रांसमिशन लाइन में से ट्रैवल कर रहे हैं, जितने भी सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं उसके अंदर, उस कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म के अंदर, उनकी अगर अटेनुएशन और डिले, जितना वो प्रोपिगेशन के टाइम पे डिले ले रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे जितना डिले ले रहे हैं, अगर वो सेम ना हो सारी फ्रीक्वेंसीज का कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म की, तब डिस्टॉर्शन जो है वो अकर करती है। तो उसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों होती है डिस्टॉर्शन, व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिस्टॉर्शन, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिस्टॉर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द लाइन वेरीज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। पहला रीजन डिस्टॉर्शन का क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, जी नॉट है जो ट्रांसमिशन लाइन की, वो भी चेंज होती है एंड द लाइन मे बी टर्मिनेटेड इन एन इम्पिडेंस दैट डज नॉट वेरी विद फ्रीक्वेंसी। और हो सकता है कि उस लाइन को हमने जिस इम्पिडेंस से टर्मिनेट किया है वो वेरी ना करे, राइट, वो वेरी ना करे विद फ्रीक्वेंसी। राइट, उस वजह से डिस्टॉर्शन जो है वो हो सकती है। तो इसके अंदर वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी शो की गई है, जैसे ओमेगा नॉट स्मॉल है, तो जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट ऑफ आर बाय जी, और फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ ओमेगा जी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी। तो आर और जी की वैल्यू, आर बाय जी की वैल्यू हर केस में एल बाय सी की वैल्यू से ग्रेटर होती है। सो द वेरिएशन ऑफ जी नॉट विद फ्रीक्वेंसी फॉर अ प्रैक्टिकल लाइन कैसे होती है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जैसे जैसे ओमेगा वेरी करता है, लोअर लाइन के ऊपर एल बाय सी है और ऊपर जाते जाते आर बाय जी की वैल्यू जो है वो आ जाती है। राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल जस्ट कि किस तरीके से चेंज इन फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द लाइन कैसे वेरी करती है, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस वेरी करती है। बिकॉज जब ओमेगा की वैल्यू स्मॉल होती है तो जी नॉट की वैल्यू अंडर द रूट आर बाय जी के बराबर होती है, और जब उसकी ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे, तो लार्ज वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए जी नॉट की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी, मतलब उनकी वैल्यूज जो हैं वो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यूज की डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जिस वजह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है वो चेंज कर सकती है, वो वेरी कर सकती है और इस वजह से डिस्टॉर्शन हो सकती है। राइट, सेकेंड रीजन ऑफ डिस्टॉर्शन इज द अटेनुएशन ऑफ द लाइन। जो लाइन की अटेनुएशन होती है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है और इसकी वजह से द वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर अटेनुएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। तो जितनी भी आप वेव्स सेंड करते हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, वो डिफरेंट अमाउंट से जो है अटेनुएट होती हैं, अलग अलग तरीके से अटेनुएट होती है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। दूसरा रीजन डिस्टॉर्शन का, सेकेंड थर्ड रीजन इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपिगेशन।
जो प्रोपेगेशन की वेलोसिटी है, मतलब कितनी स्पीड से आपका सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वैसे वैसे अटेन्युएशन चेंज होगी, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस चेंज होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन चेंज होगी, और इन सब के चेंजेस की वजह से आपका जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ेगी. सो हेंस द वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अराइज एट डिफरेंट टाइम्स एट द एंड ऑफ द लाइन. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन चेंज होने की वजह से क्या होगा कि जितनी भी वेव्स आपके ट्रांसमिशन लाइन में से ट्रैवल कर रही हैं, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली, वो सारी सेम टाइम पे आउटपुट पे नहीं पहुंच पाएंगी. दे विल रीच एट डिफरेंट टाइम्स. तो डिफरेंट टाइम्स पे पहुंचने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर वेरिएशंस होंगी. राइट. तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ लैम्डा जो होती है वो कैसे हम लिखते हैं, 2 पाई/बीटा. बीटा क्या होता है, हमारा फेज शिफ्ट कांस्टेंट होता है. तो अगर बीटा फेज शिफ्ट कांस्टेंट है तो हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगी, वीपी. वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन मतलब कितनी स्पीड से आपका सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा है. इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू गामा, सॉरी लैम्डा, एफ इंटू लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई/f/बीटा, या हम लिख सकते हैं ओमेगा/बीटा. तो ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, वीपी डिपेंड्स अपॉन ओमेगा एंड हेंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. तो इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल पे, यानी कि ओमेगा पे डिपेंड कर रही है. दस फॉर अ लाइन टू बी डिस्टॉर्शन लेस क्या होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम आइडियली ही नहीं प्रैक्टिकली भी एक डिस्टॉर्शन लेस लाइन को क्रिएट कर पाएं, एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन बनाएं जिसमें कोई भी डिस्टॉर्शंस ना हो या बहुत ज़्यादा मिनिमम डिस्टॉर्शंस हो, और हमारा जो भी हमने सिग्नल इनपुट साइड पे सेंड किया है वो एग्जैक्टली सेम विदाउट एनी डिस्टॉर्शन या विद मिनिमम डिस्टॉर्शन हमें इन आउटपुट के ऊपर मिले, रिसीवर साइड के ऊपर मिले. तो फॉर अ लाइन टू बी डिस्टॉर्शन लेस, अगर आप चाहते हो ट्रांसमिशन लाइन आपकी डिस्टॉर्शन लेस हो, तो उसके लिए मेन कॉमन पॉइंट हमने तीनों के अंदर क्या देखा, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के वेरी करने से कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी के वेरी करने से अटेन्युएशन वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी के वेरी करने से आपका वेवलेंथ वेरी कर रही है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन चेंज हो रही है. राइट. सो दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस अल्फा एंड बीटा दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाना चाहते हो तो. अब डिस्टॉर्शंस किस किस तरह की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन एंड डिले डिस्टॉर्शन. फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन एक ऐसी डिस्टॉर्शन है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ अ ट्रांसमिटिंग सिग्नल एंड दे अंडरगो डिफरेंट अटेन्युएशंस. डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होते हैं ट्रांसमिटिंग सिग्नल के, उनको अलग अलग अटेन्युएशंस को फेस करना पड़ता है. राइट. तो इसलिए उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर रिटन एज 1/√2 अंडर द रूट ऑफ आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर. राइट. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अटेन्युएशन जो किस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा, यानी कि वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है. और जितने भी कंपोनेंट्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उन सबकी अटेन्युएशन भी अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी. सो इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन अल्फा वेरीज सिग्निफिकेंटली with any change in frequency, that is omega. तो high frequency transmission पे alpha vary करता है with any change of frequency and hence the frequency distortion becomes a function of the frequency. तो इसकी वजह से आपकी जो frequency distortion है it becomes a frequency function of frequency बन जाती है. and alpha can be made independent of frequency. अगर हम alpha को frequency के independent बना दें तो frequency distortion अक्कर नहीं करेगी. राइट. तो मतलब कि अगर ये ओमेगा का फैक्टर जो है वो अल्फा की टर्म में से निकल जाए तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है वो अक्कर नहीं करेगी. सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन क्या है, डिले डिस्टॉर्शन. ये दूसरा टाइप की डिस्टॉर्शन है. डिले का मतलब क्या हुआ, जब जो टाइम रिक्वायर्ड है एक पल्स को, एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर द लाइन, उसको कितना टाइम पीरियड चाहिए. तो अगर वो सभी वेरियस अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग अलग टाइम चाहिए
रिसीवर एंड पे पहुंचने के लिए, तो देयर विल बी अ कंसीक्वेंट डिले इन द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल कंपोनेंट्स। सो और डिलेज जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, डायरेक्टली इनको बीटा के साथ रिलेट किया जा सकता है फेज शिफ्ट कांस्टेंट के साथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर जी प्लस बाकी सारी टर्म सेम जैसे यहाँ पे थी। तो यहाँ पे आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर जी है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आप एक इक्वेशन याद करोगे तो दूसरी इक्वेशन इक्विवेलेंटली आपको याद हो जाएगी। तो राइट, तो इसमें मतलब क्या है, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको अंडर द रूट ऑफ 1/2, फिर अंडर रूट ये वाली पूरी टर्म लिख के, देन आफ्टर माइनस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी है यहाँ पे, प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी है, बाकी सारा एग्जैक्टली सेम टर्म है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ अल्फा एंड बीटा विद ओमेगा, राइट, उसके साथ ये वेरिएशन है। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, इसको हम डिले डिस्टॉर्शन बोलते हैं या फेज डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो जो बीटा है इट इज गवर्न्ड बाय ओमेगा एंड नॉर्मली द डिले डिस्टॉर्शन इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी डिस्टॉर्शन आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कंसिडर कर रहे हो, चाहे आप फेज डिस्टॉर्शन कंसिडर कर रहे हो, डिले डिस्टॉर्शन कंसिडर कर रहे हो, टेनुएशन कंसिडर कर रहे हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, जो कि करेगी ही करेगी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जब सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नहीं होता, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेव एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आता है ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन बढ़ती है। तो अगर हम इन चीज़ों को यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को, अटेनुएशन कांस्टेंट को, फेज कांस्टेंट को अगर हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना पाएं तो हमारी डिस्टॉर्शन जो है वो कम हो सकती है। तो लेट्स सी कि वो कैसे होगी, रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन। तो हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है उसको रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सकता है बाय यूजिंग अ नेटवर्क जिसे हम इक्वलाइजर बोलते हैं। तो जो इक्वलाइजर होता है उसकी अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ लाइन होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे हमारी लाइन इस तरह से थी तो अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, राइट। तो द टोटल अटेनुएशन हैज बिकम मोर कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड एंड इज मिनिमम। तो जो टोटल अटेनुएशन होगी उससे क्या होगा, इक्वलाइजर लगाने से क्या होगा, जो टोटल अटेनुएशन होगी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए कंटिन्यूस हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और मिनिमम हो जाएगी। तो अगर हम टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की बात करें तो जो अटेनुएशन प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर दिया गया टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के अंदर बाय यूजिंग द लार्ज गेन एम्पलीफायर्स। तो वो क्या करता है, दिस एनेबल्स द प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन होगी सिग्नल की। एंड इक्वलाइजर्स जो हैं उनको भी यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस द डिले डिस्टॉर्शन। मतलब अभी जो हमने दो डिस्टॉर्शंस की बात करी, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन एंड डिले डिस्टॉर्शन, इन दोनों को इक्वलाइजर को यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे इक्वलाइजर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो बीटा है that will be equal to omega under root LC and omega is always multiplied by a constant। तो जिसकी वजह से Vp जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा, हमने ये चीज अभी डिस्कस करी है। तो बीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू अंडर रूट एल सी, राइट। तो इक्वलाइजर लगाने से क्या हुआ, बीटा की वैल्यू बन गई ओमेगा इंटू अंडर रूट एल सी और वीपी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा। तो ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा ओमेगा विल बी कैंसल्ड आउट यूटिलाइजिंग द इक्वलाइजर, ओमेगा दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और वीपी विल बिकम इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल सी विच इज अ कांस्टेंट। तो दैट मींस जो वीपी है, डिले डिस्टॉर्शन है, इक्वलाइजर के लगाने की वजह से क्या हुआ, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ frequency। So in audio transmission, frequency distortion causes serious problem in the output while delay distortion is not taken as a serious problem। ऑडियो ट्रांसमिशन के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन द आउटपुट, जबकि डिले डिस्टॉर्शन उसमें आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। लेकिन जब हम पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और डिले दोनों डिस्टॉर्शंस ही क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम। सो दैट इज वाई इन दोनों को मिनिमाइज करना, डिस्टॉर्शंस को, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को, डिले डिस्टॉर्शन को, या एलिमिनेट करना या मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है, चाहे आप ऑडियो ट्रांसमिशंस की बात कर रहे हो, चाहे आप पिक्चर सिग्नल्स यानी कि वीडियो ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो। तो दोनों केसेस के अंदर फ्रीक्वेंसी या डिले डिस्टॉर्शंस नहीं आने चाहिए। जबकि ऑडियो के अंदर डिले डिस्टॉर्शन को इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन केस ऑफ द ऑडियो ट्रांसमिशन। सो इन दिस वे आपकी ये जो डिस्टॉर्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। बट अगर हमें डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनानी है, देन व्हाट वी हैव टू डू, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के अंदर इनपुट सिग्नल जो है वो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द आउटपुट टर्मिनल। सो दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी या डिले डिस्टॉर्शन नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग चेक करें गामा की बात, that is equals to alpha plus j beta, तो it is equals to under the root of z into y होता है। ये गामा ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, राइट, जब हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ r प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, राइट। तो उसमें से अगर मैं l को बाहर निकाल लूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी, इसमें से l को बाहर निकाल लूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी, l इंटू आर बाई एल प्लस जे ओमेगा। इसमें से अगर c को बाहर निकाल लिया जाए तो ये बन जाएगी c इंटू जी बाई सी प्लस जे ओमेगा। एल और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, आर बाई एल प्लस जे ओमेगा, जी बाई सी प्लस जे ओमेगा, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर बाई एल इज इक्वल्स टू जी बाई सी, अगर हम इस तरह से इसको इक्वेट कर दें कि आर बाई एल और जी बाई सी दोनों इक्वल हैं, तो गामा की वैल्यू जो है वो किस तरीके की बन जाएगी, अंडर द रूट ऑफ एल सी बाहर आ गया, आर बाई एल प्लस जे ओमेगा, या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ओपन करके लिख सकते हैं आर बाई एल इंटू अंडर रूट एल सी प्लस जे ओमेगा इंटू अंडर रूट एल सी। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मतलब अगर ये दोनों इक्वल हों, आर बाई एल और जी बाई सी, इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल, हम इनको सेम कंसिडर करें, इक्वल कंसिडर करें, तो इस टर्म को हम कैसे लिख पाएंगे, हाउ वी विल राइट हेयर, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो मतलब ये क्या हो गए, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसकी ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, तो इससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये टर्म जो है उसने बननी है। सी यहाँ पे व्हाट वी आर कंसिडरिंग हेयर कि अगर आर बाय एल और जी बाय सी अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, आर बाय एल इज इक्वल हो जाए जी बाय सी के, तो क्या होगा, मतलब या तो इसकी जगह पे जी बाय सी लिख लो या इसकी जगह पे आर बाय एल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल पहली बार मैंने क्या किया, इसकी जगह पे आर बाय एल लिख लिया, तो ये टर्म क्या बन गई, अंडर द रूट एल सी, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, आर बाय एल प्लस जे ओमेगा, राइट। और जी बाय सी इज इक्वल्स टू आर बाय एल, तो जी बाय सी की जगह पे भी मैं आर एल लिख देती हूँ, आर बाय एल प्लस जे ओमेगा। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर होगी इन टर्म्स का, क्या बन गया, आर बाय एल प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स दिस अंडर द रूट, ये चल रहा है एज इट इज एल सी, राइट। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, तो अंडर रूट एल सी तो एज इट इज आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे ये अंडर रूट और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम इक्वल टू आर बाय एल प्लस जे ओमेगा। सिमिलर इज ट्रू विद जी बाय सी, अगर मैं आर बाय एल को जी बाय सी से रिप्लेस कर दूं तो ये दोनों टर्म्स बन जाएंगी अंडर रूट एल सी इंटू जी बाय सी प्लस जे ओमेगा। अब इनको अगर मैंने ओपन किया, ब्रैकेट्स ओपन किए, तो क्या बन गया, आर बाय एल इंटू अंडर रूट एल सी प्लस जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, यही टर्म बन गई इनको ओपन करके। अगर जी बाय सी वाले को ओपन करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, एंड हमें पता है कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस जे बीटा, तो ये टर्म ओपन करके इसके इक्विवेलेंट बन जाएगी। तो इसमें क्या हुई, ये टर्म बन गई अल्फा प्लस ये टर्म बन गई जे बीटा, राइट। तो जे और जे हो गया कैंसिल, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर बाय एल इंटू अंडर रूट एल सी या जी बाय सी इंटू अंडर रूट एल सी, और बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओमेगा अंडर रूट एल सी, ओमेगा अंडर रूट एल सी, राइट। तो यही यहाँ पे शो किया गया है कि ओमेगा सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू आर बाय एल इंटू अंडर रूट एल सी या जी बाय सी इंटू अंडर रूट एल सी, और बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो इसका मतलब जो अल्फा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस टर्म से क्लियर हो गई ये चीज। लेकिन जो बीटा है इट इज डिपेंडेंट ऑन ओमेगा, हाउएवर ओमेगा इज अ रियल कंपोनेंट एंड बीटा इज एसोसिएटेड विद
इमेजिनरी कॉम्पोनेंट. सो अगेन अगर बीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू अंडर रूट एल सी है, जहाँ पे हमें पता है कि एल सी इज अ कॉन्स्टेंट, तो बीटा जो है इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. और अगर हम डिले डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, अब अटेनुएशन वाली डिस्टॉर्शन तो फिनिश हो गई, अल्फा के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया फ्रीक्वेंसी से, अब ये कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन की, तो वो किसके बराबर है, ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा. ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू क्या, ओमेगा अंडर रूट एल सी. तो इसका मतलब डिले डिस्टॉर्शन किसके बराबर होगी, 1 अपॉन अंडर द रूट एल सी. तो वेलोसिटीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोपेगेशन अलोंग द लाइन, दे आर हैविंग नो डिले डिस्टॉर्शन. और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस में भी जी नॉट इज इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी. ये हम लोगों को पता है. इसी में अगर हम एल बाय सी जैसे हमने पहले बाहर निकाला था, वैसे ही एल और सी को बाहर निकालें, ये टर्म बन जाएंगी आर बाय एल प्लस जे ओमेगा, ये टर्म बन जाएगी जी बाय सी प्लस जे ओमेगा. इसमें भी अगर हम यही कंडीशन को फॉलो करें कि आर बाय एल इज इक्वल्स टू जी बाय सी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे भी जी बाय सी आ जाएगा या यहाँ पे भी आर बाय एल आ जाएगा. तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल आउट, और क्या बचेगा, करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी. तो जी नॉट बीइंग अ रियल क्वांटिटी, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स विल हैव द अटेन्युएशन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट फेज वेलोसिटी. So this makes the line free from delay distortion. Hence, the line becomes totally distortionless provided R by L is equals to G by C. So that means कि आप अपनी distortion full line को अगर distortionless line में convert करना चाहते हो, then what you have to do, R by L की value को equal कर दो G by C की value से. That means जितनी value आप R by L की लोगे, R की value divided by L की value जितनी होगी, उतनी ही वैल्यू जी और जी बाय सी की होनी चाहिए. अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, तो हमारी जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, वो डिस्टॉर्शन लेस बन जाएगी. प्रैक्टिकल वेज क्या है एक्चुअल ट्रांसमिशन को, कि आर बाय एल की वैल्यू को बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो जी बाय सी से. Hence, to make a distortionless line, either R by L is to be decreased or G by C is to be increased. So there are three methods जिसके साथ हम distortionless line को achieve कर सकते हैं. सबसे पहले, ये तो आइडियल मेथड हो गया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली अगर आप डिस्टॉर्शनलेस लाइन बनाना चाहते हो, तो आर बाय एल की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो जी बाय सी की वैल्यू से, या आर बाय एल की वैल्यू को रिड्यूस कर दो और जी बाय सी की वैल्यू को इंक्रीज कर दो बहुत ज़्यादा. राइट. तो देर आर थ्री मेथड्स. मेथड वन में क्या कह रहे हैं, रिडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ आर बाय एल. तो अगर रिडक्शन रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, requires a large conduction or combination of parallel conductors. So this is an expensive affair and it is not normally feasible. Another disadvantage of reduction of R is that it reduces Z naught. This causes undamped oscillations and reflection of energy from the load ends. तो पहला प्रैक्टिकल मेथड क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर दो, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे तो कंडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट पे होगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कंबाइन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मली ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. और उसके डिसएडवांटेज क्या होगी कि जो हमारी जी नॉट की वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी हो सकती है, मीन्स बैक सिग्नल जो है वो आ सकता है फ्रॉम द आउटपुट साइड टू द इनवर्ट साइड, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, अनडैम्ड ऑसिलेशंस. राइट. तो ये जो है प्रॉब्लम्स जो है वो इसके अंदर हो सकती हैं रिडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस से. तो ये मेथड हम फॉलो नहीं करते हैं. राइट. लेकिन इसकी एडवांटेज भी है कि आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाता है लाइन में विद रिड्यूस रिडक्शन इन आर, बट इसकी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस मेथड को हम फॉलो नहीं करते. सेकेंड मेथड क्या है प्रैक्टिकली, उसको बढ़ाने का, कि एल की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, इंडक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर आ जाएगी लाइन के अंदर. राइट. वो ज़्यादा जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शॉक्स वगैरह का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है, दिस इज द बेस्ट मेथड दैट इट कैन बी इजीली अचीव्ड बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड यूजिंग लो कॉस्ट कंडक्टर्स को यूज करके, और सिर्फ कंडक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके इस मेथड को अडॉप्ट किया जा सकता है.
इसकी वजह से अल्फा भी रिड्यूस होगा, डिस्टॉर्शन भी रिड्यूस होगी, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द वैल्यू ऑफ जी नॉट की वैल्यू भी इम्प्रूव करेगा, एंड हेंस डज नॉट कॉज एनी एनर्जी रिफ्लेक्शंस भी नहीं होंगी। और इसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? लोडिंग ऑफ लाइंस। अगर हम एल की वैल्यू को इम्प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि एडिशनल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर लाइन के अंदर आ जाएगी, राइट, जिससे शॉक का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इट इज़ द बेस्ट मेथड बिकॉज ये लो कॉस्ट कंडक्टर्स को यूज़ करके, थोड़ी सी कंडक्टर्स की कन्फिग्रेशन को चेंज करके अल्फा की वैल्यू यानी कि डिस्टॉर्शन की वैल्यू को भी बढ़ा कम कर सकता है, जी नॉट की वैल्यू को इम्प्रूव कर सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी को भी प्रोवाइड मतलब रिड्यूस कर सकता है, नहीं होगी रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। और इसकी वजह से हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइन को डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाने के लिए, दैट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एल। थर्ड मेथड क्या है? डिक्रीजिंग सी, और जी बाय सी कैन बी इंक्रीज, के आप जी बाय सी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ सी। इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से जी नॉट की वैल्यू में अब नॉर्मल इंक्रीज आ जाएगा विच में नॉट बी एक्सेप्टेबल, और इसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बढ़ सकती है। अगर केबल्स यूज हो रही हैं तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डिक्रीज ऑफ सी इज जनरली डन बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, तो जिसकी वजह से अल्फा जो है यानी कि टेनुएशन जो है आपकी वो रिड्यूस हो सकती है। लेकिन अगर जी में एडजस्टमेंट करेंगे जो कि थेरेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो इंक्रीज ऑफ जी का मतलब लीकेज करंट जो है वो बढ़ जाएगा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन बिकॉज इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस और कंडक्टर की क्वालिटी के डिग्रेड होने के भी चांसेस है। तो बेस्ट मेथड इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल, सो दैट कि हम अपनी लाइन को डिस्टॉर्शन लेस लाइन बना सकें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम अटेनुएशन। ये हम लोग इसकी पूरी इक्वेशन वी हैव टू डू, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। So for today, it is enough for today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we'll be taking them live. Till then, take care and bye bye.